क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आव्यूह चैप्टर के लिए 2 क्लास वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें आव्यूह की परिभाषा, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों को जोड़ना, आव्यूहों का घटाना और कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को बता चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थी को सदैव तत्पर रहना पड़ता है और इस विषय में विद्यार्थी को ही सब वर्क करने होते हैं। डे बाय डे उसे अपने ज्ञान के स्टॉक को बढ़ाना होता है। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखा जाए, पिछली क्लास वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 अवयवों का गुणा बताया था। मुझे लगा कि एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स को बताना चाहिए मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ देखिए, 2 अवयव लिखे हुए हैं, इनकी गुणा करनी है। ये पहला अवयव है, ये बाद का अवयव है। आप जानते हैं कि जो पहले का अवयव है उसका क्रम क्या है, 3 × 3, और जो दूसरा अवयव उसका भी क्रम क्या है, 3 × 3। जो पहले अवयव होती है उसके स्तंभों की संख्या जो बाद में लिखी होती है उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, जो कि इसमें है। और जो मल्टीप्लाई के बाद अवयव का क्रम आएगा वो भी 3 × 3 ही आएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई दोबारा बताते हैं, इसे ध्यान दीजिए। मैंने बताया था रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले अवयव की पंक्तियां चलती हैं और दूसरे अवयव के स्तंभ चलते हैं। इसको दोबारा फिर से समझिए। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं कि मल्टीप्लाई ठीक ठीक आ जाए, लेकिन आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, देखिए बताया था कि मल्टीप्लाई के बाद ठीक है, इसमें 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे जो अवयव आएगा A11, यहाँ पे जो आएगा ये A12, यहाँ पे जो अवयव आएगा A13, यहाँ पे A23, इस जगह A22, और यहाँ पे क्या आएगा A23, इस जगह आएगा A31, A32 और A33 अवयव आएंगे। राइट। A11 मतलब ये अवयव प्राप्त करने के लिए मैंने क्या बताया कि पहले की जो पहले अवयव लिखी होती है उसकी पंक्तियां होती हैं, हमेशा पंक्तियां चलती हैं, और दूसरे अवयव के स्तंभ चलते हैं। तो जैसे हमको A11 प्राप्त करना है, पहले हमको A11 कहाँ का अवयव चाहिए, यहाँ का अवयव चाहिए। यानी ये कौन सा स्थान है, A11, 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ। पहली पंक्ति यानी पहले अवयव की पंक्तियां होती हैं और दूसरे अवयव के स्तंभ होते हैं। तो 1 1 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति किसका होगा, पहले अवयव की, और दूसरा पहला स्तंभ किसका होगा, दूसरे अवयव का। और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, जो कि सर्टेनली यहाँ देख लीजिए। फिर -3 की मल्टीप्लाई -1 से, यहाँ ध्यान दीजिए। और -5 की मल्टीप्लाई 1 से, और उसको ऐड कर देंगे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे A11 है। समझ गए, पहले अवयव की पंक्तियां और दूसरे अवयव के स्तंभ। ये प्लेस कौन सा है, A11, यानी जो ये लिखा गया है ये कौन सा है, A11। ओके, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब इस अवयव ये कौन सा स्थान है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है। इसका मतलब पहली पंक्ति किसका, पहले अवयव की, और दूसरा स्तंभ किसका रहता है, हमेशा दूसरे अवयव की। तो पहली पंक्ति के अवयव क्या हैं, 2 का मल्टीप्लाई, और दूसरा स्तंभ है 1 2 है एलिमेंट। ये एलिमेंट कौन सा है, A12, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 2 की मल्टीप्लाई -2 से, -3 की मल्टीप्लाई 3 से, -5 की मल्टीप्लाई -2 से। पंक्ति का स्तंभों से गुणा होता है, रो बाई कॉलम, पंक्तियों का स्तंभों से, ठीक है, और जोड़ दिया गया तो हमें ये A12 अवयव मिल जाएगा। ये स्थान कौन सा है, A13 का है। कौन सा स्थान है, A13, A13 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम। तो पहली रो के अवयव आप जानते हैं कि पहली रो के अवयव कहाँ से लेंगे, पहले अवयव से, और स्तंभ कहाँ से, दूसरे के। तो 1 3, 1 मतलब पहली पंक्ति, 3 मतलब कॉलम, तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम के अवयव ये है। ओके, ये लिखे हुए हैं। ओके, और ये है पहली पंक्ति। तो किसका 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -4 से, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। -3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, -3 की मल्टीप्लाई 4 से हुई है,
और -5 की मल्टीप्लाई -3 से होगी, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है वही कि 2 की मल्टीप्लाई किससे हुई है, -4 से, -3 की मल्टीप्लाई 4 से और -5 की मल्टीप्लाई -3 से हुई है। ओके, समझ में आ गया ये। अब देखिए यहाँ पे ये अब एलिमेंट हमको नया शुरू हो गया। कौन सा शुरू हुआ, ये कौन सा प्लेस है, ये A21 है। ये प्लेस कौन सा है, ये वाला A21। A21 दूसरी पंक्ति, और पंक्ति किसकी होती है, पहले अवयव की, और ये पहला स्तंभ। ओके, तो इसका मतलब देखिए -1 की मल्टीप्लाई 2 से, जो कि यहाँ क्लियरली हुआ है, ध्यान दीजिए, किसकी मल्टीप्लाई, -1 की 2 से, 4 की मल्टीप्लाई -1 से और 5 की मल्टीप्लाई 1 से, ये यहाँ जोड़ दिया गया है। राइट, ये कौन सा प्लेस है, 2 2 2 2 A22, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, पंक्ति पहले अवयव की, स्तंभ दूसरे अवयव का। तो फिर से सेम वही आ गया। यहाँ पे देखिए दूसरी पंक्ति है कितना, -1 का मल्टीप्लाई, और दूसरा स्तंभ है -1 का मल्टीप्लाई -2 से, यहाँ देखिए हुआ है। 4 की मल्टीप्लाई 3 से इस जगह है, और 5 की मल्टीप्लाई -2 से इस जगह है। राइट, अब आप जानते हैं कि कौन सा अवयव चाहिए हमें, 2 3 अवयव चाहिए। कौन सा अवयव चाहिए, 2 3 अवयव चाहिए। ओके, 2 3 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ओके, सेकेंड रो के एलिमेंट कौन से, वही सेम -1 4 और 5, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या है, -4 4 -3। मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं क्या, -1, यानी -1 की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, -4 पहला एलिमेंट, इसका रो सेकेंड रो वही 4 + 4 इंटू सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है, 4 है, और फिर 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इसके -3 से, जो कि आप क्लियरली देख रहे हैं कि इस जगह लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है, वही सेम थिंग यहाँ लिखा हुआ है। -1 की मल्टीप्लाई इस जगह देखिए, -1 की मल्टीप्लाई -4 से, 4 की मल्टीप्लाई 4 से और 5 की मल्टीप्लाई -3 से लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग उसी तरह से किस अवयव पे आ गए, हम लोग आ गए इस अवयव पे, इस स्थान पे, इस स्थान पे। स्थान कौन सा है, 3 1, मतलब थर्ड रो पहले कॉलम, थर्ड रो के अवयवों का पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा होगा। मतलब 1 की मल्टीप्लाई 2 से, -3 की मल्टीप्लाई -1 से और -4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, जो कि क्लियरली देखिए यहाँ लिखा हुआ है। राइट, अब अगला अवयव, ये स्थान कौन सा है, 3 2 3 2 A32, मतलब थर्ड रो के एलिमेंट चल रहे हैं किस स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से। दूसरे स्तंभ के अवयव ये हैं। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा हो गया कि 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, -3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, -4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, इस तरह से जो A32 प्लेस था, ये प्लेस आप देख सकते हैं आ जाएगा। ओके, अब लास्ट में A33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, रो बाई कॉलम, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, मतलब 1 की मल्टीप्लाई -4 से, -3 की मल्टीप्लाई इस 4 से और -4 की मल्टीप्लाई इस -3 से, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और बाकी तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन्हीं को हल कर लेंगे, तो हम लोगों का ये सिंप्लीफाई करने के बाद, गुणा करने के बाद ये अवयव आ जाएंगे, और इस तरह से ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इसको रो बाई कॉलम, पहले की पंक्ति पहले अवयव की, दूसरे की, और स्थान से पता चल जाता है। फर्स्ट रो में यदि रहेंगे, दोबारा समझा दे रहे हैं, अगर अवयव इस तरह का है, इस जगह के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई और जोड़े जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम, आप देख रहे हो सेकंड कॉलम भी है, सेकंड रो है, यहाँ सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, यहाँ थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, और लास्ट वाला क्या है, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से। कॉलम और रो पता है, पंक्ति और स्तंभ हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अब इसमें देखें
अगला फिर क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो फिर से क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, क्लियरली देख सकते हैं। a इज इक्वल टू है कॉस थीटा, उसके अवयव हैं, एक अवयव a है, इसके अवयव क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और हमें क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए का मल्टीप्लाई ए में, राइट। अभी अभी आपने मल्टीप्लाई सीखा था, ए की मल्टीप्लाई ए में, मतलब ए को इसी अवयव से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसे कॉस थीटा, एक अवयव यहाँ कॉस थीटा, इस जगह साइन थीटा, इस जगह माइनस साइन थीटा, और फिर से कॉस थीटा, फिर से यही अवयव लिख के और रो बाई कॉलम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी क्या लिखा होगा, कॉस थीटा, फिर से यहाँ साइन थीटा लिखा होगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखा होगा, और यहाँ पे कॉस थीटा लिखा होगा, मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आप देख लीजिए जरा, रो बाई कॉलम, यानी इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस कॉस थीटा से, जो कि निश्चित है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप देख लीजिए साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा थे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी ये पहला अवयव आया, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, कॉस 2 थीटा। आपको कॉस 2 थीटा के जब इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे मल्टीप्लाई करना अभी सिखाया था, ए स्क्वायर का ए में ए का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और पहले स्थान पे आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पहले स्थान पे आ जाएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले स्थान पे आएगा इस जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस 2 थीटा होता है, 11th में पढ़ चुके हैं। इस जगह जो आएगा वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस जगह आएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस जगह आएगा वही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इन जगहों पे हम लोग वही कॉस 2 थीटा और यहाँ साइन 2 थीटा रख देंगे, तो इस तरह से प्रूफ आ जाएगा, राइट। तो रो बाई कॉलम इसीलिए मल्टीप्लाई सिखाएं कि कहीं भी क्वेश्चन आप करें तो कर ले जाए। इन क्वेश्चंस पे केवल हमको डिस्कस करना है, इन क्वेश्चंस को आपको करना है, आसान क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन ए और बी और सी तीन अवयव दिए हुए हैं, हमें सिद्ध करना है कि b प्लस सी इंटू ए, यानी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होगा। इसमें वर्क करना होगा, है कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम किसका मान निकालेंगे, b प्लस सी। ऑफकोर्स आपको b और c को जोड़ना आता है। b प्लस सी करने के बाद जो अवयव आएगी उसमें a को पहले और ये जो अवयव आएगी उसको बाद में लिख के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। हिंट समझ में आ गया। b और c को पहले जोड़ लेंगे और फिर a के साथ a को पहले रख के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना इसीलिए आज सिखाए हैं, रो बाई कॉलम, पंक्तियों का स्तंभों से गुणा, और उसके बाद जो आएगा इसका a को पहले रख के, और ये b प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, मतलब b प्लस सी पहले हम निकाल लेंगे और उसका किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, a से, तो जो आएगा उसको इक्वेशन 1 कह देंगे। राइट हैंड साइड में देखिए ए बी पहले ज्ञात कर लेंगे, ए को पहले बी को बाद में लिख के उसको 2 कर दीजिए, फिर ए को पहले और सी को बाद में करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे 3 कर दीजिए, फिर 2 और 3 को ऐड कर लीजिए। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी यहाँ पे है ए बी प्लस ए सी आ जाएगा, राइट, ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो इक्वेशन 1 में, जिसको आपने इक्वेशन 1 रखा था, जो आपने ये मान ज्ञात किया था ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी के मान के बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। ओके, करना चाहिए, आप खुद क्वेश्चन आपके पास है, अगर बुक नहीं है तो ये क्वेश्चन तो है करने को, आप करिए, इसे मल्टीप्लाई सिखा चुके हैं, अब हिंट भी बता दे रहे हैं, उसको करिए। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है। इसमें भी 2 अवयवों का मल्टीप्लाई करना है, वो भी 2 इंटू 2 की अवयव है, 2 गुणे 2 की अवयव दोनों है, बहुत जल्दी हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे a इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 माइनस 1 1, और b की अवयव है 1 1 1। तो आप जानते हैं अगर आप ए बी निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट आपको बता दें, देखिए इस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, और -1 का मल्टीप्लाई 1 से, और जोड़ देंगे,
यानी 1 और -1 आ जाएगा। फिर देखिए अगले के लिए इसी स्थान के लिए क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से और -1 का 1 से, तो यहाँ भी 1 -1 आ जाएगा। ओके, 1 -1 आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ इस स्थान के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, मतलब -1 की मल्टीप्लाई 1 से और 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगा, तो ये भी -1, इस जगह पे भी -1 +1 और यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, -1 +1 यानी सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। तो सिद्ध करना है कि अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई करें तो एक शून्य अवयव आएगा। ओके, इसी को सिद्ध करना है कि एक शून्य अवयव आएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक ए अवयव दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि a³ बराबर 4a आएगा। तो एक काम करिएगा, पहले 4 का गुणा a में कर लीजिएगा, उसको रख लीजिएगा, जो कि 4 -4 और -4 × 4 आ जाएगा। ये आपने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है a में, राइट। इसको 1 कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमको सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि a³ = 4a, a³ का मान 4a सिद्ध करना है। इसका मतलब अब हमें a³ निकालना होगा। आपको याद पता होना चाहिए कि a³ का मतलब क्या हुआ, a × a² या a² × a। इसका मतलब हमको पहले a² निकालना होगा। इस a से क्या निकालना होगा, a²। a² कैसे मिलेगा, a का a में गुणा कर दीजिएगा, राइट। तो जो a में a का गुणा करने के बाद आएगा वो क्या होगा, a²। फिर a³ निकालने के लिए a² को a में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो a³ का मान आएगा वो जो पहले 4a निकाले थे उसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम a³ बराबर 4a सिद्ध कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी जो शुरुआत में मल्टीप्लाई बताया था 3 × 3 का, तो ए बी देखिए ज्ञात करना है। यहाँ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे ये विकर्ण अवयव है। ओके, तो विकर्ण अवयव का मल्टीप्लाई बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो बाद के दो अवयव हैं, दो अवयव उनसे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए को पहले और बी को बाद में रखते हुए दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, किसके बराबर आ जाएगा, पी बी। पी कॉमन ले लीजिएगा प्रत्येक अवयव से, तो हमारा जो अवयव बचेगा वो किसका बचेगा, यहाँ बी का बचेगा। इसका मतलब पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। पी कॉमन ले लीजिएगा, हर एक अवयव में पी रहेगा तो बाहर कर लीजिएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हिंट बता दिया। आपको करने हैं इन क्वेश्चंस को, इसीलिए हर क्वेश्चन पे हिंट दे रहे हैं। एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखें, राइट। अगला टॉपिक है परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बड़ा आसान होता है ये। किसी अवयव का परिवर्त ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभों को पंक्ति बना दीजिए। ओके, तो किसी अवयव एक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो प्राप्त अवयव होता है उसी को ए का परिवर्त कहते हैं, राइट, जिसे a' से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें पंक्तियों को स्तंभों में लिख दीजिए, स्तंभों को पंक्तियों में। बात तो एक ही हो गई, जब पंक्तियों को स्तंभ में लिखेंगे तो अपने आप स्तंभ किस में चले जाएंगे, पंक्तियों में। तो समझ में आ गया कि अगर हम किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो अवयव हमको मिलेगी वो ए का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, a = दिया है ABCDEF, और जब इसका ट्रांसपोज, तो आप जानते हैं ये जो पंक्ति ABC है वो किस में लिख दिए जाएंगे, स्तंभ में, और ये जो पंक्ति DEF है वो किस में लिख दिया जाएगा, स्तंभ में। इस तरह से हमको इसका परिवर्त ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब परिवर्त के गुण देखे जाएं कि अगर किसी अवयव का परिवर्त निकाल के फिर से परिवर्त निकाल दिया जाए तो ए आ जाता है, वही लौट के मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी को देखिए, a' का फिर परिवर्त करेंगे तो ये जो स्तंभों में पंक्तियों में बदलेंगे तो अपने आप फिर से ए आ जाएगा। ओके, तो किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त वही अवयव होता है। a + b यानी पूरे का परिवर्त बना हुआ है, उनके अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है। ये परिवर्त का दूसरा गुण है। तीसरा गुण देखिए, किसी अवयव में स्केलर के गुणा का परिवर्त, मतलब पहले मैट्रिक्स में के का गुणा कर लें फिर परिवर्त निकालें, और यहाँ क्या है, परिवर्त निकाल के फिर से के का गुणा किया जाए तो बराबर आएंगे। जहाँ के क्या है, एक अदिश है। ओके, क्या कहा गया, एक अवयव को के से मल्टीप्लाई करने के बाद परिवर्त निकाला गया और यहाँ परिवर्त निकालने के बाद के का मल्टीप्लाई किया गया, समान होंगे।
अतः ये प्रॉपर्टी हो गई, गुण हो गया परिवर्त का। और इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रमणीय नियम कहलाता है ये। ए बी, देखिए ए और बी, ए पहले लिखा बी, और गुणा करने के बाद जो ट्रांसपोज आता है, इसका परिवर्त आता है, वो बी डैश ए डैश के बराबर। ध्यान रखिएगा ऑर्डर बदल जाता है, बी डैश पहले होगा यहाँ पे और ए डैश बाद में होगा। ये परिवर्त का चौथा गुण है। परिवर्त का चौथा गुण क्या है? रिवर्सल लॉ है, मतलब उनके ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ए बी डैश इज इक्वल टू, किस तरह ऑर्डर बदला? बी पहले आ गया ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज पहले आ गया है और ए का ट्रांसपोज बाद में आ गया है। किसके बराबर? ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल। ओके, तो ये परिवर्त के गुण थे। अब ध्यान रखना है, हम लोग एक वर्ग आव्यूह का एक प्रकार होता है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह बड़ा सिंपल ये भी है। एक वर्ग आव्यूह ए, कोई वर्ग आव्यूह ए है, सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका परिवर्त उसी के बराबर आ जाए, उसी के समान आ जाए। अगर हम किसी आव्यूह का परिवर्त निकाल लें और वही आव्यूह खुद आ जाए, स्वयं वही आव्यूह हमें प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? सममित आव्यूह। और दूसरा कौन सा है? विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित में क्या होता है कि एक वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित तब कहते हैं जब उसका ट्रांसपोज निकालें और माइनस ए के बराबर आ जाए। मतलब हम परिवर्त निकालें और वो ए के ही बराबर आ जाए तो वो सममित, और अगर हम परिवर्त निकालें और माइनस ए के बराबर आ जाए, माइनस ए समझ रहे हैं ना, मतलब ए से माइनस कॉमन लेने के बाद ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए, तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह होता है लेकिन, राइट, वर्ग आव्यूह सममित भी और विषम सममित भी। तो ए जो हम इसका परिवर्त निकालने पे यदि वही मैट्रिक्स आती है तो सममित, और परिवर्त निकालने पर उस आव्यूह की ऋणात्मक आती है, ऋणात्मक के बराबर आता है, ऋणात्मक मान आता है, तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाती है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखें इसके ऊपर। इसके पहले क्वेश्चन देख लें सिद्ध करने वाला। एक आव्यूह दी हुई है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट एक आव्यूह ए के अवयव हैं कौन से? 2 1 -5 1 3 0 -5 0 -4। ओके, सममित आव्यूह सिद्ध करना है। सममित आव्यूह सिद्ध करने के लिए हमको उसका परिवर्त निकालना होगा। तो यहाँ देखिए ए ये दिया है, इसका हमने यहाँ परिवर्त निकाल लिया। परिवर्त कैसे निकालना है आप सीख चुके हैं, जो पंक्तियों में है उनको स्तंभों में लिख दीजिए। तो 2 1 -5 किस में लिख दीजिए? देख लीजिए, स्तंभों में लिख दिया गया। 1 3 0 किस में लिख दिया गया? स्तंभों में। 5 0 -4 किस में लिख दिया गया? स्तंभों में। लेकिन हम लोगों ने पाया कि जब ऐसा हम लोग किया तो फिर से वही आव्यूह लौट के आ गई। ये देखिए वही ए ही आ गई लौट के फिर से, राइट। तो जब ए डैश ए का परिवर्त उसी के बराबर हो जाता है तो वो आव्यूह क्या सिद्ध हो जाती है? सममित आव्यूह सिद्ध हो जाती है। ओके, अगला आव्यूह देखिए क्या लिखा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आव्यूह दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसे क्या सिद्ध करना है? विषम सममित। अभी हमने परिभाषा बताई थी मैंने कि अगर हम किसी का परिवर्त निकालें उसी के बराबर आ जाए तो सममित, जैसा कि ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था। और अगर हम आव्यूह का परिवर्त निकालें और माइनस ए के इक्वल आ जाए, किसके आ जाए? माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो विषम सममित होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो विषम सममित सिद्ध करने वाला है, ठीक है। आव्यूह के अवयव क्या दिए देखिए, 0 2 -1 -2 0 3 और 1 -3 0, ये ए दिया हुआ है। हमने उसका परिवर्त निकाला, मतलब इन पंक्तियों को किस में लिख दिया? स्तंभों में। इन पंक्तियों को इस स्तंभों में, और सबसे नीचे की पंक्तियों को कहाँ? इस स्तंभ में लिख दिया, राइट। पहली पंक्ति को ये स्तंभ हो गया, दूसरी का ये हो गया, तीसरी का ये हो गया, और फिर हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि अभी ये ए के बराबर नहीं आया है। अगर देखिए तो ये ए नहीं आया है, तो इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए ये ए आ गया, राइट। तो जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो ये फिर से वही ए मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया कि ए डैश किसके बराबर है? माइनस ए के बराबर है। अतः ये आव्यूह क्या सिद्ध हो जाएगी? विषम सममित। सममित सिद्ध करना हो चाहे विषम सममित, हम ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज परिवर्त, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त उसी के बराबर आ जाएगा तो सममित, और उसके माइनस के इक्वल आ जाएगा तो विषम सममित। समझ में आ गया? ये ऐसे करना है। बुक से क्वेश्चंस करिए, कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है क्वेश्चन भी, ठीक है। अब देखिए थोड़े से यहाँ पॉइंट हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, याद रखने योग्य तथ्य।
विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अगर कोई आपसे अवयव विषम सममित सिद्ध किया है तो ध्यान दीजिएगा, उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, अभी अभी क्वेश्चन किया था उसको देख लीजिए। ये देखिए, ये विषम सममित सिद्ध हुई थी, राइट, और इसके विकर्ण के अवयव क्या है? शून्य है। ठीक है, तो एक विषम सममित अवयव के विकर्ण के अवयव सदैव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। उसके बाद सेकंड दिया है कि प्रत्येक वर्ग अवयव, कोई भी वर्ग अवयव हो तो उसको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। एक वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के बराबर लिख सकते हैं। तो अब प्रश्न था कि उसका सममित वाला भाग कौन सा होगा और विषम सममित वाला भाग कौन सा होगा। तो ये यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, ए का जो सममित भाग होगा वो हाफ ए प्लस ए डैश होगा। मतलब ए और उसको जोड़ लीजिएगा, अभी अभी जो हम लोगों ने एक परिवर्त को ए और उसके परिवर्त को जोड़ लीजिएगा और किससे भाग कर दीजिएगा? 2 से, तो हमें सममित भाग आ जाएगा। और ए में से ए के परिवर्त को माइनस करिएगा। ए में से ए के परिवर्त को माइनस किया और क्या कर दिया? हाफ कर दिया, 2 से भाग कर दिया इन सभी अवयवों को, तो हमें क्या मिल जाएगा? विषम सममित भाग मिल जाएगा। सममित भाग कैसे मिलेगा? ए में उसके परिवर्त को जोड़ के और किससे भाग कर दीजिए? 2 से भाग कर दिए। नीचे लिखिए चाहे हाफ लिखिए, ऐसे एक ही बात है। तो अभी एक क्वेश्चन देखिए हमने तुरंत यहाँ करा दिया है। एक अवयव ए दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 3, 5, 1 और -1 को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए। अभी मैंने बताया था कि सममित भाग होता है ए प्लस ए डैश का हाफ, आधा, 2 से भाग करना पड़ेगा, और विषम सममित होता है हाफ ए माइनस ए डैश। इसका मतलब हमको ए डैश निकालना पड़ेगा। तो इस ए से पहले हम लोगों ने क्या लिख लिया? ए डैश, उसका परिवर्त लिख लिया 3, 1, 5, -1, क्योंकि इन पंक्तियों को स्तंभों में लिख दिया गया। ओके, अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो सममित भाग आ जाएगा, और ए में से ए डैश को घटा के 2 से भाग करेंगे तो विषम सममित भाग आ जाएगा। देख लीजिए हमने यहाँ जोड़ दिया है, किसे किसे? ए और ए डैश को जोड़िए, 3 से 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 से, क्योंकि संगत अवयव जोड़ते हैं, 5 से 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 से 5 जोड़ेंगे फिर से 6 हो जाएगा, और यहाँ देख लीजिए -1 को -1 से जोड़ेंगे -2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे ये आ जाएगा। ये कौन सा भाग है? सममित भाग है। और विषम सममित कैसे करेंगे? ए में से ए डैश को यहाँ माइनस कर दीजिए, राइट, यहीं पे माइनस कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि 3 में 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 5 में 1 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 1 में से 5 को माइनस करेंगे -4 आएगा, और -1 में -1 को माइनस करेंगे 0, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया। तो ये विषम सममित है और ये सममित अवयव है। इन सममित और विषम सममित को जरा जोड़ के देखिएगा, यही ए अवयव आ जाएगा। तो एक वर्ग अवयव के 2 भाग कौन कौन से? सममित भाग और विषम सममित भाग होता है। ओके, और वो कैसे निकालते हैं? हाफ ए में ए डैश को जोड़ के हाफ करिएगा, सममित भाग, ए में ए के परिवर्त को जोड़ के 2 से घटा के भाग करिएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा? विषम सममित भाग आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आज जो मैंने प्रॉब्लम्स दिए हैं और पिछली वीडियो की भी प्रॉब्लम्स हमने दी थी, इनको करना है, ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको पढ़ते रहिए, नोट करिए। ठीक समय तो देना होगा, मैथ के स्टूडेंट्स को समय देना होता है, आप समय दीजिए तो निश्चित है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आज गुणा सीखा तो तुरंत गुणा करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए तो तेज़ी से गुणा कर लेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।